गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिनोल की थर्ड पैटर्न की रिएक्शन डिस्कशन करने वाले हैं, जिसे हमने संघनन अभिक्रिया के नाम से जाना है। संघनन अभिक्रियाएं चार प्रकार की इसमें एग्जाम्पल के सहित दी गई हैं। चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अनुसार, एक या दो रिएक्शन आने की पूरी संभावना है। संघनन होता क्या है, अपना टॉपिक है संघनन। संघनन अभिक्रियाएं क्या है? आप ये मान सकते हो, जब दो क्रियाकारक अणु आपस में संयोग करे तो छोटे अणु का HCl अणु निकल जाए, H2 अणु निकल जाए, NH3 अणु निकल जाए, ROH अणु निकल जाए, तो संघनन अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा सुने क्या डेफिनेशन दी अपन ने। आपने कहा है जब दो क्रियाकारक अणु आपस में क्रिया करते हैं तो एक छोटे अणु का निष्कासन होता है, जिसे आप संघनन अभिक्रिया कहेंगे। ये रिएक्शन नंबर 1 हम डिस्कशन जो करने वाले हैं वो है नंबर 1, एसीटोन के साथ अभिक्रिया। जो रिएक्शन डिजाइन करने वाले हैं वो एसीटोन के साथ रिएक्शन देखने वाले हैं। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप? ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? एसीटोन कहेंगे। रिएक्शन करवानी है फिनोल। आप फिनोल की जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो ये स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। फिनोल की ये वाली स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। इसमें रिएक्शन जो संघनन अभिक्रियाएं देख रहे हैं चारों, उनमें H पैरा स्थिति से निकालेंगे, ये वाला H निकालेंगे। आपको याद करने के लिए ये एग्जाम में संघनन अभिक्रियाएं तभी सही हो सकती है जब आप ये ध्यान रहे कि इन अभिक्रियाओं में H पैरा स्थिति से निकलेगा। ओके, आपको दिख रहा है यदि फिनोल की स्ट्रक्चर इस प्रकार बना दे, दो फिनोल ले लेता हूं मैं, और यहां से जल का अणु निकाल देता। मैंने कहा रिएक्शन में जब दो क्रियाकारक अणु परस्पर संयोग करते हैं तो छोटे अणु का निष्कासन होता है। क्या निकलना है रिएक्शन में? H2 निकलना है। रिएक्शन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। तो आप कहेंगे जब एसीटोन और फिनोल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो CH3 ये फिनोल रिंग, ये OH, ये फिनोल रिंग, ये OH, प्रोडक्ट का नाम होगा बिस फिनोल A। तो रिएक्शन आपके सामने होगी। एसीटोन की अभिक्रिया जब फिनोल के साथ करवाई जाती है तो बिसफिनोल A बनता है। नोट कर लेंगे इस रिएक्शन को। सेकेंड रिएक्शन देख रहे हैं। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो बेंजीन का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? ये वाला फॉर्मूला, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ओके, ये बेंजीन हो गया, ये डाई जो दो नाइट्रोजन हो गए, ये क्लोराइड हो गया। रिएक्शन किसके साथ करवानी है? फिनोल। आपको मैंने बताया कि ये वाला पैरा वाला हर जितने भी आप संघनन अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं इनमें पैरा वाला हाइड्रोजन काम में ले रहे हैं। यहां से आप HCl निकालते हैं
तो क्या बनने वाला है देखो, ये रिंग, ये डबल बंद, फिर रिंग ओ एच। प्रोडक्ट का नाम यहां से देखेंगे, ये वाली स्थिति ऑर्थो, मेटा और पेरा, तो क्या लिखेंगे, पेरा हाइड्रोक्सी, ये वाला एजो, और लास्ट में क्या है, बेंजीन। ये रिएक्शन एक बार और आगे के एमीन वाले लेसन में आप पढ़ेंगे, तो आप कह सकते हो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब फिनोल के साथ करवाई जाती है तो पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। नोट कर लेंगे इस रिएक्शन को। नेक्स्ट देखो, ये भी मोस्ट है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, देखो, इसको कहेंगे थैलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसके साथ करवानी फिनोल। ये वाला ऑक्सीजन दिख रहा है, यदि वाटर निकालना चाहिए रिएक्शन में तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 फिनोल के अणु लेने पड़ेंगे। ये वाला पेरा वाला H, इस फिनोल का पेरा वाला H, ये इसके साथ निकल जाएगा H2O के रूप में। तो क्या बनने वाला है, देखिए, सबसे पहले आप रिंग बनाएंगे, उसके बाद ये इसके साथ 2 ये वाले रिंग जोड़ेंगे, OH, ये रिंग जोड़ेंगे OH, उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन, फिर ये इस प्रोडक्ट का नाम फिनोप्थेलिन है। ये टाइट्रेशन अनुमापन अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आपके सामने क्वेश्चन हो जाएगा कि जब फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, तो आप लिखेंगे रिएक्शन को, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, फिनोप्थेलिन होगा। लास्ट रिएक्शन देखेंगे, ये नोट कर लेंगे आप। नंबर 4 रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। इस रिएक्शन का दूसरा नाम भी दिया गया है जिसे लेडर मानस अभिक्रिया कहते हैं। लेडर मानस अभिक्रिया भी कहते हैं। ये रिएक्शन लेसन नंबर 15 बहुलक में भी एक बार आप दोबारा इसकी स्टडी करेंगे। रिएक्शन में देखो क्या होने वाला है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या दिख रहा है आपको, फॉर्मेल्डिहाइड है। रिएक्शन आप तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में करवा सकते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन निर्देशित हो जाए ऑक्सीजन पर, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करना चाहिए तो H किसके रूप में निकलेगा, प्लस के रूप में। O क्या हो गया, कार्बन क्या हो गया, माइनस।
यहां पर ये प्लस वाला जोड़ दें तो देखो ये माइनस का कार्बन ये प्लस का कार्बन इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 2। तो ये हो जाएगा CH2, ये वाला O माइनस का प्लस का H क्या हो जाएगा? OH। ओके, यदि ये रिएक्शन यहां न करवाकर हम क्या माने, यदि पैरा स्थिति पर हो तो सेम कंडीशन के अनुसार रिएक्शन करवा देंगे। ये प्लस ये कार्बन माइनस, इस माइनस वाले कार्बन के साथ क्या जोड़े? प्लस का कार्बन जोड़े तो यहां से आप क्या देखेंगे? माइनस के साथ ये प्लस का CH2 के साथ O माइनस का और ये वाला प्लस का H। अर्थात अभिक्रिया में दो प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें एक का नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। आपको याद दिला दूं रिएक्शन में ये आपने पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोला है? बेंजील एल्कोहल बोला है। इसके यहां से स्थिति ऑर्थो हो गई और इस वाले स्ट्रक्चर को अभी आपने क्या बोला है? बेंजील एल्कोहल, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये वाली स्थिति पैरा। तो क्या लिखेंगे? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। थ्योरी बनाना चाहते हैं इसकी, थ्योरी इसी को देख के लिखनी है रिएक्शन में एग्जाम में। देखो फिनोल, ये रहा फिनोल, तनुअम्ल या तनुछार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया द्वारा इन दोनों की रिएक्शन हुई है। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड संघनन अभिक्रिया हुई इसकी प्रेजेंस में, तो संघनन अभिक्रिया द्वारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल दोनों ही बने अभिक्रिया द्वारा, लेकिन मुख्य द्वारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये कह रहा है जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई गई है तो दोनों ही प्रोडक्ट बने हैं, लेकिन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल मुख्य है जो संघनित होकर, मतलब इस प्रकार की कई इकाई आपस में जुड़ती जाए, संघनित होकर एक उच्च अणुभार वाला यौगिक देता है जिसे बहुलक कहते हैं। ये टॉपिक उस बहुलक वाले लेसन में आप रिपीट पढ़ेंगे तब और बढ़िया एक्सप्लेनेशन होगा। तो हमने बताया कि फिनोल तनुअम्ल या तनुछार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया द्वारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल बनाता है, लेकिन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल मुख्य उत्पाद है जो और संघनित होगा और क्या बनाएगा? बेकेलाइट बनाता है या कहेंगे उच्च अणुभार वाला बहुलक देता है। जिसे बेकेलाइट कहते हैं। ये आप नोट करेंगे इतना चैप्टर। ओके, हाँ जी, ये मैंने बोला ये रिएक्शन आपस में अटैच हो जाए तो क्या बनना है?
ये वाले रिएक्शन आपस में अटैच हो जाए, रिएक्शन फॉर्मेट के हिसाब करवा दूं प्लस, तो देख रहे हैं यहाँ वाला H निकाल दूं तो ये जुड़ जाएगा यहाँ से, यहाँ वाला H इस वाला H निकाल दें H2 के रूप में तो ये जुड़ जाएगा। इस प्रकार की कोई यूनिट बन जाती है जो कि आप बहुलक वाले लेसन में पढ़ेंगे, जिसे बेकेलाइट कहते हैं। यदि आप बेकेलाइट के उपयोग के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर का जो हत्ता है प्लास्टिक का या बना होता है वो, या स्विच है वो, कंघियां हैं, ये सभी किसकी बनी होती है? बेकेलाइट की होती है। तो आपने फिनोल वाले में रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, जिसमें फिनोलिक के अम्लीय प्रकृति में आपने 9 रिएक्शन डिजाइन किए, फिर फिनोलिक वल्य की अभिक्रिया उसमें 8 रिएक्शन डिजाइन किए, और आज हमने संघनन अभिक्रिया पढ़ी जिसमें 4 रिएक्शन है। चारों रिएक्शन इंपोर्टेंट है। इसी में एक टॉपिक है जो 2020 में एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन है जिसे आपने या तो इसका नाम लिखा होगा आपने ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या लिखा होगा सामान्य नाम सैलिसिलिक अम्ल। आपको याद हो ये आया कहां से? तो अभी पीछे की क्लास में हमने बताया था कि जब फिनोल की अभिक्रिया अर्थात रिएक्शन का नाम बता दें, राइमटीमान अभिक्रिया, जब फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल, अर्थात आप कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दें अम्ल की उपस्थिति में तो क्या होने वाला है? ये वाला देखो आप H, ये COH निकाल दूं जिसे नाम दिया गया एसिटिक अम्ल, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्या बन गया देखें आप रिएक्शन में, O के साथ क्या जोड़ेंगे? CO, ये वाला क्या हो जाएगा? CH3, और ये हो जाएगा COH। ये वाला क्या है? एसिटिल समूह है, एसिटिल, और वो क्या बनाया आपने? सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, या इसका नाम मार्केट में एस्पिरिन के नाम से भी मिलता है। एक औषधि है जिसको हम दर्द निवारक के रूप में काम में लेते हैं, एस्पिरिन टेबलेट के नाम से आती है मार्केट में, आप देखें। तो यहाँ तक अपन ने जो टॉपिक क्लियर किया है वो फिनोल आज यहाँ कंप्लीट होता है। हम लेसन का लास्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ईथर डिस्कशन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं ईथर। ईथर क्रियात्मक समूह इसका क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं कार्बन के द्वारा संतुष्ट होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? ईथर कहेंगे। और इसकी डेफिनेशन बनाए तो देखो, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विसंयोजक, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो द्विसंयोजक ऑक्सीजन की दोनों एल्कीन या एरिल समूह से संतुष्ट होती है। क्या बोला मैंने? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं दो एल्कीन या एरिल समूह से संतुष्ट होती है, ईथर
एक नाम और दिया गया इसका, एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। आईपीसी नाम है, ईथर का आईपीसी जो नाम दिया गया है वो एल्कोक्सी एल्केन दिया गया है। तो ईथर की डेफिनेशन आपके सामने हो गई है। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ईथर का फॉर्मूला क्या हो। ईथर को हम लिखते हैं CnH2n+2O। आपको एक फॉर्मूला याद करना है, CnH2n+2O। यदि x की बात n की बात करें, यदि 2 हो तो लिख सकते हो C2 2 कितने 4+6O। ये आप नोट करेंगे ईथर के लिए। ये ईथर को ये लिखा गया है ROR डैश। ओके, ये R क्या है? R तथा R डैश या तो एल्किन मान सकते हैं या एरिन समूह मान सकते हैं। एल्किन माना जा सकता है या इन्हें एरिन समूह माना जा सकता है। एरिन का अर्थ आप समझ गए होंगे, बेंजीन रिंग ऐसे जोड़ी हो जिसको मैं लिख सकता हूं C6H5 एरिन। ये कह रहा है R तथा R डैश समान या असमान हो सकता है। ये दोनों R, ये वाले R समान भी हो सकते हैं या दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं। R को मैं एल्किल भी मान सकता हूं और एरिन भी मान सकता हूं। इसके आधार में हम क्लासिफिकेशन करना चाहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ईथर का वर्गीकरण। ईथर को दो प्रकार से डिजाइन किया गया है, एक तो सरल या सममित ईथर और एक दिया गया है असममित या मिश्रित ईथर। देखें, सरल ईथर या सममित ईथर। सरल का क्या अर्थ है, याद रखना, ये आगे के लेसन में भी पूछेंगे हम कि सरल क्या है। जब दोनों R या AR एक जैसे हो तो उसे क्या कहेंगे, सरल या सममित ईथर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखें आप, इसका फॉर्मूला मैं लिख दूं ROR, और एग्जाम्पल की बात करें तो देखो दोनों R एक जैसे हो, ये दोनों R एक जैसे हैं, या C2H5O C2H5 दोनों R एक जैसे होंगे तो क्या कहलाएगा, सरल या सममित ईथर कहलाएगा। इनका नाम लिखने का तरीका हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये देखें, 2CH3 को हम कहेंगे मेथिल। फिलहाल ऐसे ही देखते हैं, बाकी कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे नाम पर। 2CH3 है मेथिल, 2 है तो क्या लगाएंगे डाई, अंत में क्या जोड़ना है ईथर, तो नाम हो गया डाई मेथिल ईथर। ऐसे देखो दोनों C2H5 है, इसको हम क्या लिखते हो एथिल लिखते हैं, कितने हैं 2 हैं तो लिखेंगे डाई एथिल ईथर। तो इनका नामकरण हो गया। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, R का नाम लिखते हैं। R हमने क्या देखा, दोनों समान है तो क्या लिख दिया डाई एथिल ईथर, और ये दोनों R एक जैसे हैं तो लिख दिया डाई मेथिल ईथर। ओके, आप नोट करेंगे। फर्स्ट हमने क्लियर कर दिया सरल ईथर, सेकंड देखेंगे क्लासिफिकेशन में।
मिश्रित ईथर या असमित ईथर से। मिश्रित ईथर किसे कहेंगे? जब ईथर में ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं अलग अलग एल्किल या अलग अलग एरिल समूह से संतुष्ट होती हो तो उसे हम कहेंगे मिश्रित ईथर। देखो इसका फॉर्मूला ये ले सकता हूं ROR डैश। दोनों आर क्या है? अलग अलग है, इसलिए एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करेंगे। CH3O C2H5 दोनों आर अलग अलग दिख रहे हैं, या मैं लिखूं CH3O और C6H5 रिंग, दोनों आर अलग अलग है, तो ये किस श्रेणी में रखेंगे? इसको मिश्रित ईथर की श्रेणी में आप इसको रखने वाले हैं। इसका नामकरण देखो, थोड़ा सा ध्यान लगाएं। इसका नाम क्या लिखते हो? एथिल। इसका नाम क्या लिखते हो? मेथिल। इसका नाम मेथिल। इसका नाम फेनिल। जब दोनों आर अलग अलग हो तो इनका दोनों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले देखो मेथिल कहां से चालू होता है इंग्लिश में? एम से। एथिल कहां से चालू होता है? ई से। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नाम पहले किसका लिखेंगे? ई का। ई पहले आता है, फिर एम आता है, मेथिल, और लास्ट में क्या लगाना है? ईथर। ओके, ऐसे इसका देखो, ये एम से चालू होता है, फेनिल कहां से चालू होता है? पी से। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आएगा? एम आता है, तो नाम क्या लिखेंगे? मेथिल फेनिल ईथर। मेथिल फेनिल ईथर। तो इनका हमने नामकरण कर दिया है साथ में, तो ये आप नोट कर लेंगे। जी हो गया। अब हम देखना चाहते हैं, आपको ध्यान हो कि एल्कोहल में आपने थ्योरी लिखी थी कि एल्कोहल क्या होते हैं? एल्कोहल होते हैं एल्केन में से किसको हटा दें? H को हटा दें और क्या जोड़ दें? OH। तो आपने लिखा था एल्कोहल एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। वैसे ही हम ईथर के बारे में भी जानना चाहते हैं कि ये किसके व्युत्पन्न हो सकते हैं। तो देखें, वाटर का फॉर्मूला क्या लेते हैं? ये लेते हैं, यहां से 2H हटा दो और 2R जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? देखो ये वाले H यहां से हटाए गए हैं और इन H की जगह पे क्या जोड़ दिया? R। R जोड़ते क्या बन गया? ईथर। तो थ्योरी क्या लिख सकते हैं? ईथर जल के डाई एल्केन व्युत्पन्न होते हैं। देखो आपने, ये वाटर है, यहां से 2H को हटाया गया और क्या जोड़ दिया गया? R। तो थ्योरी हो गई ईथर क्या है? तो जल के डाई एल्केन व्युत्पन्न होती है। एक और रिएक्शन हम डिस्कशन करना चाहते हैं, और क्या हो सकता है? तो कह रहा है ईथर एल्कोहल के एनहाइड्राइड से बनते हैं। एनहाइड्राइड आपने रिएक्शन लिखी है, आपको याद दिलवा दे हमें एक रिएक्शन, यदि याद हो तो आपको, ये C2H5 एल्कोहल, ये भी एल्कोहल, और टेम्परेचर याद हो तो 413 केल्विन एल्कोहल वाले में आया था। जब निर्जलीकरण करवाए तो जल के एक अणु का निष्कासन होता है, ये निष्कासन होगा तो क्या बनाने वाले हैं आप रिएक्शन में? C2H5O C2H5। ये क्या बन गया आपके सामने? ईथर। और क्या निकल गया? रिएक्शन H2। थ्योरी लिखे मैंने,
ईथर एल्कोहल के एनहाइड्राइड से बनते हैं। अर्थात जब एल्कोहल को गर्म किया जाता है तो जल के अणु का विलोपन होता है और ईथर बनता है। थ्योरी लिख सकता हूं मैं, ईथर या कहेंगे एल्कोहल के दो अणुओं में से, दिखे आपको ये ना, एक ये एल्कोहल के दो अणुओं में से एक जल के अणु का विलोपन होने पर ईथर बनता है। कैसे बना ईथर? देखो आप ध्यान रखो, एल्कोहल के दो अणुओं में से एक जल का अणु निकल जाए तो क्या बनेगा? ईथर बनेगा। तो ईथर क्या है? एक तो ये लाइन हो गई कि ईथर जल के डाइएक्टिव उत्पन्न होते हैं। सेकंड, ईथर एल्कोहल के एनहाइड्राइड से बनते हैं। कैसे बनेंगे? एल्कोहल के दो अणु में से जल के एक अणु का विलोपन होने पर ईथर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनकल्चर, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।